हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि राष्ट्रीय आयसोमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिएगा, हमारे सौर मंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? कौन से दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बुध और नेपच्यून, शुक्र और यूरेनस, मंगल और यूरेनस, और शुक्र और नेपच्यून। तो दोस्तों, जो भी आप प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब वो हो जाएगा शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो शुक्र ग्रह है वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौर मंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का सही क्रम है। यानी कि सूर्य से, मान लीजिए सूर्य है, इसके बाद से ग्रह कौन कौन सा, ये आपसे पूछा गया है कि पहले 3 ग्रहों को बताना है, पहला, दूसरा और तीसरा। सूर्य से दूरी के अनुसार 3 स्थानों पर कौन कौन ग्रह है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए, बी, सी, डी दिया गया है, इसमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब वो हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी। बुध, शुक्र और पृथ्वी जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बुध, शुक्र और पृथ्वी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डैश के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, यानी किसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं? नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन या परावर्तन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं, तो सही जवाब जो हो जाएगा वो नियमित परावर्तन के द्वारा बनते हैं। नियमित परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मृत पौधे धीरे धीरे डैश पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी किस पर कोयले में परिवर्तित होते हैं? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च दाब और उच्च ताप। उच्च दाब और उच्च ताप इसका सही जवाब होगा। उच्च दाब और उच्च ताप इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा एक संपर्क बल है? संपर्क बल कौन सा है? विद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या गुरुत्वीय बल? तो दोस्तों, संपर्क बल जो है वो संपर्क बल जो है वह हो जाएगा घर्षण बल जो है एक संपर्क बल होता है। घर्षण बल जो होता है एक संपर्क बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में उर्वरता को नहीं बढ़ाता है? या सही जवाब कौन सा हो जाएगा? परती जमीन, खाद उर्वरक, फसल का चक्रीकरण और जुताई। तो सही जवाब जो हो जाएगा जो है जुताई जो है वह फसल की उर्वरता को, यानी मिट्टी में उर्वरता को नहीं बढ़ाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, मिट्टी में उर्वरता को नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन जो है इसका डी से सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है? इसमें से खरीफ फसल कौन सा है, ये आप लोग बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया है, इसमें से खरीफ फसल कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से कि इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी सही जवाब हो जाएगा कि कपास, मक्का और धान जो है, कपास, मक्का और धान जो है यह खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग के समूह को चुनिए। यानी जीवाणुओं द्वारा कौन सा रोग होता है ये आपको चुनना है। इसमें से छोटी माता और पोलियो है, क्षय रोग और टाइफाइड है, खांसी और इन्फ्लुएंजा, अतिसार और मलेरिया। तो इसमें से कौन है जो जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है। बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा कि क्षय रोग और टाइफाइड जो होता है, क्षय रोग और टाइफाइड जो कि किससे होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और छोटी माता और पोलियो जो है ये किससे होता है? तो वायरस से होता है। वायरस के द्वारा, यानी विषाणुओं के द्वारा खांसी, इन्फ्लुएंजा और छोटी माता और पोलियो ये सभी वायरस से होते हैं। और अतिसार जो होता है, अतिसार यह प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? पीवीसी थैला, एल्यूमिनियम, बेकेलाइट या कागज? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कागज जो है एक जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय कागज है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कागज।
देखने में सिल्क रेशम जैसा वस्त्र पदार्थ परंतु सिल्क नहीं है, यह वस्त्र कौन सा है? यानी वस्त्र पदार्थ कौन है जो देखने में तो सिल्क जैसे यानी रेशम के जैसा लगता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है, तो वो कौन है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? रेयान हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेयान जो है वह क्या है कि देखने में रेशम के जैसा दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन सी एक अधातु विद्युत चालक है? कौन सी अधातु जो है विद्युत का चालक है? यह आपसे पूछा गया है। तांबा, ब्रोमीन, ग्रेफाइट या पारा? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो कि एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है कौन? ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजुआ है? इसमें से प्रोटोजुआ कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। अमीबा है, स्पर्जिलस है, स्पाइरोगायरा या पेनिसिलियम? तो इसमें से प्रोटोजुआ कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रोटोजुआ है वो एक अमीबा है। अमीबा जो होता है एक प्रोटोजुआ होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अमीबा जो होता है एक प्रोटोजुआ होता है। और ये जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे स्पर्जिलस और पेनिसिलियम, स्पर्जिलस और पेनिसिलियम जो होता है ये दोनों क्या है? फंगी यानी कि कवक होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, कवक होते हैं। और जो है स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा एक क्या है? तो शैवाल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्पाइरोगायरा जो होता है एक शैवाल होता है और स्पर्जिलस और पेनिसिलियम कवक यानी कि फंगी होते हैं, फंगी, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, फंगी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, घर्षण को डैश के द्वारा बढ़ाया जाता है? यानी घर्षण को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? यानी स्नेहक के द्वारा, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से, या सतह को समतल बनाने से, या टायरों पर ऊपरी खुरदुरी तला लगाने से? तो दोस्तों घर्षण अगर बढ़ाना हो तो स्नेहक से कम होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्नेहक से कम हो जाता है। और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से भी कम होता है। और सतह को अगर समतल कर दें तब भी कम होता है। लेकिन अगर टायरों पर अगर खुरदुरी तला लगाने से क्या होता है कि घर्षण बढ़ जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, घर्षण बढ़ जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी से ध्यान में रखिएगा कि टायरों पर ऊपरी खुरदुरी तला लगाने से घर्षण को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? इसमें एड्रीनल वृद्धि हार्मोन है, इंसुलिन स्त्री हार्मोन, एस्ट्रोजन तनाव मुक्त कारक हार्मोन, या टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो टेस्टोस्टेरोन जो है एक पुरुष हार्मोन जो है कि यह सही है, ये जो है एक सही है। और एस्ट्रोजन जो होता है ये स्त्री हार्मोन होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्त्री हार्मोन होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्त्री हार्मोन जो होता है वो कौन होता है? तो एस्ट्रोजन होता है, स्त्री हार्मोन, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन, जिससे मधुमेह, इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, ये आप लोग ध्यान रखिए, इसकी कमी से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है? इसमें से दाब की इकाई कौन सी नहीं है? तो इसमें दाब की इकाई कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कर लेना है, यहाँ पे डाइन सेमी स्क्वायर कर लेना है। अब इसमें से बताना है कि कौन जो है दाब की इकाई नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, दाब की जो इकाई नहीं है वो कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए दाब की इकाई जो होती है वो पास्कल होता है, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है, और यहाँ पे डाइन प्रति सेमी स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो है यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर जो है यह दाब की इकाई नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पास्कल होता है, पास्कल होता है, और यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और डाइन प्रति सेमी स्क्वायर होता है, लेकिन न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका जवाब नहीं में ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि हम निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी? यानी किसके दहन से अधिकतम ऊष्मा मिलती है? पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, डीजल है, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी है। तो किससे हमें अधिकतम ऊष्मा मिलेगी? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आप लोग बताते चलिए कॉमेंट में। सभी लोग कॉमेंट में टाइप कर देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? एलपीजी हो जाएगा, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है इससे अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन जो है सी बी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान
परितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है परितंत्र के समस्त समूहों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन, इसमें बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन जो है सी, वन्य जंतुओं को, वन्य जंतु की रक्षा करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वन्य जंतु की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं? यानी कोशिका का कौन सा अंग है जिसे शक्ति भवन कहा जाता है कोशिका का? तो लाइसोसोम, सूत्रकणिका, राइबोसोम या कोशिका भित्ति? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका जो है कोशिका का शक्ति भवन होता है, सूत्रकणिका। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषक रहित वाहनों के लिए है? कौन सा है जो ईंधन प्रदूषक रहित यानी कि नहीं होता है, ईंधन प्रदूषण नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या संपीड़ित प्राकृतिक गैस? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी से कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएनजी, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है, सीएनजी में प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिका में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन ऐसा है जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है या केंद्रक है? तो दोस्तों जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? यानी किसकी शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने यानी रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है? तो हो जाएगा भूकंप। इसका सही जवाब जो हो जाएगा भूकंप को जो है रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है? पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है, यानी कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटाता है। तो कौन सा धुआं होता है, कौन सा होता है? ये आपसे पूछा गया है, धुआं या वायु। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जो है मोनोऑक्साइड निकलता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करता है? यानी कंपन के आयाम पर निर्भर कौन करता है? चाल है, तारत्व है, प्रबलता है या गुण है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो प्रबलता, उच्च स्वरता हो जाएगा। प्रबलता जो है उच्च स्वरता। ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? यानी किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है, तांबे का तार है, ठोस सोडियम क्लोराइड है या पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है? तो किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? विद्युत धारा जो है किसमें प्रवाहित नहीं होगी? तो दोस्तों ये जो है तांबे के तार में तो प्रवाहित होती है, ये तो सबको पता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl होता है, HCl, इसमें भी क्या होगा कि विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। और यहाँ पे जो है पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड इसमें भी प्रवाहित होगा। लेकिन अगर ठोस अवस्था में अगर सोडियम क्लोराइड हो, ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड हो तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर ठोस अवस्था में अगर सोडियम क्लोराइड हो तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न कौन कर सकती है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव या ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, यानी तीनों पर विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों पर विद्युत धारा प्रवाहित होगा यानी विद्युत धारा उत्पन्न होगा। चलिए अगले प्रश्न जो है, कौन से रेशों को समूह में केवल प्राकृतिक रेशा है? इसमें कौन है जिसमें सिर्फ प्राकृतिक रेशा है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कपास, एक्रिलिक या नायलॉन। तो नायलॉन तो जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे कपास, रेशम और ऊन
यहाँ पे देखिए रियान, रेशम और टेरिलिन, तो ये होगा नहीं, और रियान, पॉलिस्टर और नायलॉन, तो ये होगा नहीं। तो होगा कौन सा आंसर? ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कपास, रेशम और ऊन जो है एक क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच के कोण 120 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है 120 डिग्री है। तो देखिए इसको समझने के लिए एक मान लीजिए कि एक पारदर्शी माध्यम है और इधर से अगर कोई प्रकाश की किरण परावर्तित होकर इधर लौट जाती है और इन दोनों के बीच में बने कोण कितना है? 120 डिग्री है, और बीच में क्या होता है? एक अभिलंब होता है, और ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब दोनों को जोड़कर 120 डिग्री है तो आपको एक पूछे, ओनली एक पूछे तो कितना हो जाएगा? यानी इसका आधा हो जाएगा। तो आधा कितना होगा 120 का? तो हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना होगा? तो 60 होगा। कितना हो जाएगा? 60। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 60। आप लोग समझ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है किसी धातु की परत दूसरी धातु पर विद्युत द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी किसी धातु की परत दूसरी धातु पर विद्युत द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों विद्युत लेपन। इसे क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत लेपन। नेक्स्ट जो प्रश्न है डैश के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई। यानी किसने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी? किण्वन प्रक्रिया की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर या रॉबर्ट कॉक। तो दोस्तों किण्वन प्रक्रिया की खोज जो है वो लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, लुईस पास्चर के द्वारा किण्वन की खोज की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है तत्वों के किस जोड़े में धातु और अधातु दोनों कमरे के तापमान पर तरल अवस्था है? कौन ऐसा जोड़ा है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में है? ये आपसे पूछा गया है। तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में है। कौन है? तो सोना और लोहा है, सोडियम और ब्रोमीन है, ब्रोमीन और पारा है, और ग्रेफाइट और पारा। तो दोस्तों तरल अवस्था में जो है वो कौन कौन होता है? तो तरल अवस्था में जो है वो होता है ब्रोमीन और पारा होता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, और साथ ही साथ जो पारा यानी मरकरी होता है वो भी तरल अवस्था में होता है, लेकिन ये एक धातु होता है। और हमसे धातु और एक अधातु यही तो पूछा गया है, धातु और अधातु। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है। यानी वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती है? रबी फसलें, ग्रीष्म फसलें, मानसून फसलें या खरीफ फसलें। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती है। इनमें से आप लोग कमेंट में सभी लोग बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आप अंत में आप लोग ये भी बता दीजिएगा कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही गए हैं, 30 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, और नेक्स्ट वीडियो किस पर लाया जाए ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग किस पर वीडियो पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।